क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में आपको बताया गया है कि क्या इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एक मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है। सेकंड, इंडिया ने जिन 30 मिनरल्स को क्रिटिकल माना है उन सब के नेचुरल रिजर्व्स इंडिया के पास अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। थर्ड स्टेटमेंट, 2023 में पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में अमेंड किया था। इसके बाद कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइनिंग, लीज और कॉम्पोजिट लाइसेंस की ऑक्शन का एक्सक्लूसिव राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। आपको बताना है कौन सी ऑप्शन ठीक है। ए में बताया गया फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Right answer is C, first and third. Now let's analyze this statement one by one. Statement first is correct. इंडिया ने जून 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया था। ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव था जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका कोर पर्पस ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्लोबल सप्लाई को सेफ, स्टेबल और रिलायबल बनाना। आप सब इस बात को जानते हो कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सोलर और विंड एनर्जी, डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का जो पूरा इकोसिस्टम इन्हीं मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मिनरल्स हर कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है और इनकी सप्लाई कुछ गिनी चुनी देशों के कंट्रोल में ही है, जिसकी वजह से बाकी की कंट्रीज एक स्ट्रेटेजिक रिस्क फेस करती है। लेकिन एमएसपी आपका इसी रिस्क को एड्रेस करता है बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां कंट्रीज मिलकर माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पुश करती है ताकि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंसी कम हो। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के पास खुद कई और क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और हमारा जो इंडिया है वो इंपोर्ट्स पर हैवीली डिपेंड करता है। मान लो अगर कल को चलकर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होगा? तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज और डिफेंस डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएंगे, जिससे नेशनल और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस थ्रेट को और एम्पलीफाई करता है ये फैक्ट कि क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई पर काफी हद तक चाइना का एक डोमिनेंस है, जिसे चाइना जियोपॉलिटिक्स के दौरान प्रेशर टूल की तरह यूज कर सकते हैं। सो इसी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए फ्यूचर की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सिक्योर करना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया ने एमएसपी ज्वाइन किया, जिसमें इंडिया जून 2023 में 14 मेंबर बना और जिसके मेंबर कंट्रीज लाइक द यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देश कलेक्टिवली ग्लोबल जीडीपी का 50% से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। I hope this statement clear to you. Next statement second, इंडिया ने जिन 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया उन सबके नेचुरल रिजर्व्स इंडिया में मौजूद हैं। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनका सब्स्टिट्यूट आसानी से अवेलेबल नहीं है और इनकी सप्लाई काफी रिस्की होती है। इसी फ्यूचर नीड को ध्यान में रखकर इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए थे ताकि ये क्लियर हो सके कि आने वाले टाइम में कौन कौन से रिसोर्सेज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे मिनरल्स देश के अंदर ही मौजूद हैं। रियलिटी ये है कि कुछ मिनरल्स जैसे लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ग्रेफाइट के लिमिटेड रिजर्व्स इंडिया में मिलते हैं, जबकि कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कोबाल्ट और हाई ग्रेड निकल के लिए इंडिया को 80 से लेकर 100% तक जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट पर काफी डिपेंड रहना पड़ता है। इसी वजह से ये जो इशू है सिर्फ रिसोर्स अवेलेबिलिटी का नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट थर्ड आपकी करेक्ट है। 2023 में पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड करके क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग सिस्टम का कंट्रोल स्ट्रक्चर बदल दिया था। पहले क्या होता था? पहले माइनिंग लीज और कॉम्पोजिट लाइसेंस का मेन जो कंट्रोल था स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था। स्टेट से ब्लॉक आइडेंटिफाई करती थी, ऑक्शन करती थी और लीज ग्रांट करती थी। लेकिन जब MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया, उसके बाद ये सिस्टम चेंज हो गया। अब क्या है? अब फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट डी में लिस्टेड 24 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए ऑक्शन का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया है। सेंटर ऑक्शन कंडक्ट करता है और प्रेफर्ड बीडर को सिलेक्ट करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्मल लीज या कॉम्पोजिट लाइसेंस इशू करती है और रॉयल्टी, यहाँ हम रेवेन्यू कहें तो स्टेट को ही मिलता है।
यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी लानी जरूरी है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट और 24 मिनरल्स की लिस्ट अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हमने बात की थी ना ऊपर, 30 मिनरल्स की लिस्ट एक पॉलिसी लिस्ट है जो बताती है कि इंडिया के फ्यूचर के लिए कौन कौन से मिनरल्स स्ट्रेटेजिकली जरूरी है। ऑन द अदर साइड 24 मिनरल्स की लिस्ट एक लीगल लिस्ट है जो MMDR एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू लॉ में ऐड की गई थी और जिनके लिए स्पेशल सेंट्रलाइज्ड ऑक्शन सिस्टम बनाया गया है। इस अमेंडमेंट के बाद जो नॉर्मल मिनरल्स हैं उन पर स्टेट का ही कंट्रोल पहले जैसा रहेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स पर सेंटर का कंट्रोल थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें नेशनल सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जोड़कर देखती है। सो इसी के साथ हम अपने डिस्कशन का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।